सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि, और पहले तो मैंने प्लान किया था इंटरनेशनल और नेशनल दोनों एक ही में करवा दूंगा, बट हो नहीं पाएंगे दोनों एक साथ क्योंकि थोड़े से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वही आज की क्लास में करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड हैप्पी धनतेरस सभी को। उम्मीद करते हैं सभी की खरीदारी हो चुकी होगी, है ना। और अभी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद कल और परसों अच्छे से दिवाली मनाइएगा। और हाँ, कल भी वैसे क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे छोटी सी क्लास हो जाएगी आपकी, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं की, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। सौरभ, सोनिया, साहिल, चलिए तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी और स्टार्ट करते हैं अभी। वीडियोस अनहाइड कर दीजिए। वीडियोस का देखो ऐसा है, बहुत लोगों को पता है कि वीडियोस क्यों हाइड होती हैं, ठीक है। ये बैच की वीडियोस हैं जो मैं फ्री लाइव लेता हूँ ताकि आप लोग वो कर सकें। अब वही होता है ना कि पहले बोला कि थोड़ा सा सर, थोड़ा सा बैठने की जगह दो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बैठना है। धीरे 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 पूरी सीट ही घेर ली, निकलो अब यहाँ से, है ना। तो वो मत हाल करिए कि यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि ठीक है फ्री रहेगी वीडियो, आधे घंटे तक फ्री रहेगी। अभी इतना देर, अभी सर ऐसा नहीं है सर, अभी मैंने पूरी रात भर फ्री वीडियो रहती है। अब रात भर नहीं, वो जो 3 वीडियोस के लिए मैंने बोला था कि वो डेली प्लेस एग्ज़ाम तक फ्री रहेंगी, जो कि क्लासिकल आपका डांस था, फोक डांस था और फेस्टिवल था। अभी क्या है कि रात भर नहीं सर, 24 घंटे तक इसको फ्री रखो, ठीक है। तो वो वाला हाल मत करिए, है ना। तो जो चीज़ मिल रही है फ्री में वो आपको डेली प्लेस के लिए वो मिल ही रही है, ठीक है। ये क्या है, पेड लेक्चर्स हैं जिन लोगों को नहीं पता। तो अभी ये है कि वो जो पिछले वीडियोस हैं जिसने नहीं अनफॉर्चुनेटली नोट्स बना पाए तो उसको मैं पब्लिक कर दूंगा रात भर के लिए। रात भर के लिए भी पब्लिक रहेगा, ठीक है। फिर मॉर्निंग को प्राइवेट हो जाएगा। बाकी कल से जैसे पहले रहता था आधे घंटे तक, वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो खैर अभी स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस, यूएन। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस। अब जो यूएन है, यूएन ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब बन गया सबसे पहले, नहीं। इसका एक बोल सकते हैं फोर रनर है। इसका एक फोर रनर ऑर्गेनाइजेशन है। फोर रनर मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आत्मीय सभा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा आत्मीय सभा बना था 1815 में। वही बड़ा होकर बाद में ब्रह्मो समाज बना दिया राजा राम मोहन राय जी ने। तो वैसे यूनाइटेड नेशंस जो है पहले एज अ लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस बना था ये कब? 1999 में, 1919 में एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी ये, और इस ट्रीटी में ही लीग ऑफ नेशंस बना था। और इसी ट्रीटी में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जरा ये बताएंगे कमेंट में कि हम लेबर डे कब मनाते हैं, जल्दी से कमेंट में, ठीक है। तो ये फोर रनर लीग ऑफ नेशन 1919 से बना। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो ये जाके बनता है इन द ईयर 1945। एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस या फिर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्फ्रेंस होती है इन द ईयर 1945, 1945 में। और एक चार्टर प्रेजेंट किया जाता है, यूएन चार्टर ऑफ 1945, जो कि एक फाउंडेशनल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन के सेट को बनाने की। 1945 में ये बनता है। टोटल 50 कंट्रीज, 50 देश इसको साइन करते हैं। इनको 50 फाउंडिंग कंट्रीज भी बोलते हैं। इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आप 51 भी देखोगे, बिकॉज जब साइन हुआ तो एक्चुअल में 50 थे, बट बाद में एक और कंट्री ने साइन किया था इसको, उसको भी हम फाउंडिंग मेंबर ही बोल देते हैं, और वो था पोलैंड। तो वैसे एक्चुअल में 50 था, बट बाद में पोलैंड भी जुड़ गया, तो कहीं पे 50 और कहीं पे 51 भी आपने देखने को मिलेगा।
थोड़ी पहले हम आगे बढ़ने से पहले यूनाइटेड नेशन की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका लोगो के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और इसका जो नामकरण है यानी कि ये नाम किसने दिया था यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में भी कहाँ? मैनहट्टन में। वैसे तो ये पूछता नहीं है ज़्यादा, मैनहट्टन न्यूयॉर्क ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, बट फिर भी अगर पूछ ले तो। लोगो की अगर बात करें तो लोगो में हमें एक दिखता है अर्थ या फिर ग्लोब बोल सकते हैं, है ना। एक अर्थ की पिक्चर रहेगी, ग्लोब रहेगा ऐसे सेंटर में, और यहाँ पे आपने देखी होंगी इस तरह से पत्ती। यहाँ पे मैंने पिक्चर तो नहीं लगा रखी, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, नहीं देखा होगा तो देखिएगा बाद में जाके कि यहाँ पे सेंटर में होता है ये ग्लोब, और इसके दोनों मतलब अगल बगल में होती हैं ऑलिव ब्रांचेस। अगल बगल में होती हैं ऑलिव ब्रांचेस। ऑलिव इसको हिंदी में जैतून बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑलिव की ब्रांचेस रहती हैं, ठीक है। और नामकरण अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशन ये नाम किसने दिया था, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये जो टर्म है, ठीक है, यूएन जो टर्म है वो इन्होंने ही दिया था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के, सेक्रेटरी जनरल, तो ये है अंटोनियो ग्यूटेरेस, जो कि किस कंट्री से हैं जरा बताएंगे कमेंट में। यहाँ पे मैंने लेबर डे पूछा था, 1 मई को मनाया जाता है, एंड जो अंटोनियो ग्यूटेरेस हैं ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं, ही इज़ अ पोर्तुगीज़। अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशन के एक कॉम्पोजिशन किस तरह से है इसका, यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का जो अगर हम बात करें कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूएन, कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो इसके टोटल 6 कॉम्पोनेंट्स हैं, 6 कॉम्पोनेंट्स हैं। ये 6 कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और एक्चुअल में ये जो सेक्रेटरी जनरल की अभी मैं बात कर रहा था, अंटोनियो जो ग्यूटेरेस हैं, इनको यही अपॉइंट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली हो गई, और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं जिन्होंने इसको साइन कर रखा है? ऑल यूएन मेंबर। एकमात्र ये संगठन है यूनाइटेड नेशन के अंदर जिसके सारे देश इसका हिस्सा हैं, जो यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर हम बात करें यूएन में, टोटल कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख दें चलो, तो टोटल कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 193 हैं, 193, और ये सारे देश 193 के 193 कंट्रीज़ यूएनजीए का भी पार्ट हैं, ठीक है। ऑल यूएन कंट्रीज़ इसका पार्ट है, और ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंदर जिसके सारे कंट्रीज़ पार्ट हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, ठीक है। मैं यूएन का फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आप आई होप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन, है ना, इतना तो। सिक्योरिटी काउंसिल, इसके मात्र 15 देश ही मेंबर्स हैं। अभी तक तो मैंने सच कोई क्वेश्चन नहीं देखा है कि इनकी मेंबर कंट्रीज़ में रिसेंट के एग्जाम में जो पूछा गया हो, बट यूएनजीए के संबंध में आप याद रखना कि सारे यूएन कंट्रीज़ इसका मेंबर हैं, बट लिख दिया है, अगर पूछ ले तो आपको रिकॉल वहाँ पे हो जाए, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये है यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। चौथा है हमारा यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। और पांचवा कौन बचा हमारा? पांचवा बचा यूएन का जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट। और छठा है हमारा, छठा यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, आईसीजे। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये जो आईसीजे है ना, ये है आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन का फोररनर था लीग ऑफ नेशंस। पहले 1919 में बना था लीग ऑफ नेशन, वही बाद में जाके बनता है यूनाइटेड नेशन 1945 में, ठीक है। और आईसीजे जो है वो एक तरह का सक्सेसर है किसका? पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट फॉर जस्टिस। ये पीसीआईजे स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1920, 1920, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नेदरलैंड में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक।
यहाँ तक हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। यूएनएससी, हो सकता है कि आपने यूएनएससी सुना हो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इंडिया को चाहिए यूएनएससी की। आपने यहाँ पे सुना होगा इसको कि इंडिया वांट्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना है यूएनएससी का। लेकिन एक कंट्री है जो इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने में टांग अड़ाया रहता है। आप गेस कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग गलत गेस कर लें, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तब आप हो सकता है कि सही गेस कर लें। एक थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूं। तो सबसे पहले यूएनएससी में अगर हम बात करें तो टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें से जो 5 होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, यानी स्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि ये रहेंगे ही रहेंगे मेंबर। और बाकी के 10 चेंज होते रहते हैं। बाकी की जो 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट हैं। इंडिया इज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर। अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 8 बार टोटल, अभी मैं आप चलो वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन पहले परमानेंट मेंबर देख लेते। तो इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। यही तो पूरी हमारी लड़ाई है कि हमें परमानेंट सीट चाहिए। एक्चुअल में बोला जाता है कि इंडिया को परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, 2 बार ऑफर हुई थी, लेकिन नेहरू जी ने उसको ठुकरा दिया। अब पहले तो मैं बता देता हूँ ये हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो ऐसे याद रखो इन कंट्रीज़ को कि बीएफ जो है वो कार में बैठा हुआ है, मतलब बेस्ट फ्रेंड कार में बैठा हुआ है ना। तो बी से है ब्रिटेन, ठीक है। एफ से है यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन फ्रांस। सी से है चाइना, ए से है आपका अमेरिका, और ये आर है ना, आर से हो जाएगा आपका रशिया। ये 5 परमानेंट कंट्रीज हैं इसकी। तो हुआ क्या था कि एक टाइम पे चाइना काफ़ी खिलाफ था यूएसए के, और यूएसए काफ़ी खिलाफ था चाइना के, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है, ठीक है। माओ जेडोंग उस समय थे चाइना के प्रेसिडेंट। तो उस समय क्योंकि यूएसए चाइना के खिलाफ था, तो यूएसए ने बोला कि हम चाइना को हटा के आपको ऑफ़र कर रहे हैं अगर आप आना चाहें तो। बट नेहरू जी ने मना कर दिया कि हम चाइना के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। ये आई थिंक 1962 का जो वॉर हुआ था ना, उससे पहले का ही इनको ऑफ़र मिला था कि हम चाइना को मतलब चाइना को आप हटा के हमको रखेंगे, मतलब आप हम पे फूट डालना चाहते हैं हम दोनों लोगों के बीच में, और वो अभी हम नहीं उस चीज़ को कर सकते हैं, नहीं तो हमारा चाइना को हम अपना दुश्मन नहीं बना सकते हैं। और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था नेहरू जी ने, लेकिन चाइना ने वही दगाबाजी करी। माओ जेडोंग 1962, क्या हुआ 1962 में? चाइना इंडिया वॉर हुआ, ठीक है। और चाइना अपनी हरकत से बाज नहीं आया। तो चाइना ही है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूँ है क्या। इसमें यह है कि अगर कोई भी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनना है, परमानेंट सीट चाहिए, तो जितने 5 के 5 मेंबर हैं जब एग्री करेंगे तभी होगा। एग्री से मतलब है कि अगर एक भी डिसएग्री कर गया तो वो मेंबर नहीं, कोई भी दूसरा परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया सब चाहते हैं इंडिया बने परमानेंट मेंबर, लेकिन ये है एक जो टांग अड़ा के रखी हुई है। एक भी अगर वीटो का यूज़ कर लेगा नेगेटिव पावर का, तो वो नहीं बन पाएगा फिर मेंबर। और ये बोलता है कि पाकिस्तान अगर बनाना है तो फिर पाकिस्तान को भी साथ में बनाओ, ठीक है। वो अपनी राजनीति खेल रहा है चाइना। नॉन परमानेंट अगर बात करें 10 होते हैं। इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है इसका, 8 टाइम्स में, ठीक है। इसको 1 जनवरी को लेटेस्ट जो रहा है इंडिया, वो 1 जनवरी 2021 में 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए बनाया जाता है किसी को नॉन परमानेंट मेंबर। तो 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया रहा है इसका नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बियॉन्ड जब आपसे कुछ पूछेगा नहीं। और सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम अगर पूछेगा तो जापान होगा, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर पूछ ले तो आंसर जापान होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। आप कुछ इसके जो यूनाइटेड नेशन के फंड्स और प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, ठीक है, फंड्स एंड जो प्रोग्राम्स हैं, जो या फिर हम बोल सकते हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सब के बारे में भी देखने वाले हैं। पहले यहाँ तक बता दीजिए कि किसी का कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम लोग आगे बढ़ें। किसी का कोई डाउट, कुछ क्वेरी? ये क्या हप्पू नीतीश लगा रखा है कमेंट में? बिहार एसएससी के लिए क्या? मृणाल सब भी लोग कमेंट कर रहे हैं क्या बिहार एसएससी के लिए? तो टेलीग्राम पर मिलेगी प्रीवियस पीडीएफ। कौन सी प्रीवियस पीडीएफ? नहीं, टेलीग्राम पे नहीं, ये बैच के वीडियोस हैं। तो जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं उनके लिए हैं। ये लाइव स्ट्रीम फ्री होता है यूट्यूब पे, है ना। क्लियर है? ओके। वानी सिंह, दिव्या अंजलि, नेशनल अफेयर्स,
ओके, अनहाइड हो जाएंगी रात भर के लिए, ठीक है। फंड्स एंड प्रोग्राम्स पे आते हैं। अभी सबसे पहला हम देखेंगे यूनिसेफ के बारे में। ज़्यादा डीप में नहीं देखना, जितना नीड है उतना ही देखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सॉरी, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोल रहा हूँ, चिल्ड्रन, हाँ ठीक है, ये चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। फिर अगर हम बात करें, यूनिसेफ हो गया, इसके बाद देख लेते हैं यूएनएफपीए, ठीक है। या फिर यूएनएफपीए नहीं, पहले हम देखते हैं यूएनईपी देखिए पहले, बिकॉज ये यूएनईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये जो है इसको फाउंड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, फाउंडेड बाय यूएनजीए। एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बाद ये बना था ये, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद बना था यूएनजीए। इसका एक तरह से बोल सकते हैं यूएनजीए ने इसको बनाया था इन द ईयर 1972। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यूएनईपी ने डब्ल्यूएमओ के साथ मिलके, यूएनईपी ने डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के क्रिएट किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, चल क्यों नहीं रहा, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये बनाया था और ये आपसे पूछा भी जा चुका है एक बार एक एसएससी में कि यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो ये आपका बनाया था आईपीसीसी, और ये क्रिएट किया था इन द ईयर 1988, 1988 में, ठीक है। यूनिसेफ अगर बात करें तो वही सेम आप लिख सकते हो, इसका 1946 में क्रिएट हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। सॉरी, हाँ वो भी अभी देखेंगे, रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा सा, है ना, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। अब देख लेते हैं इसी का एजेंसी यूनाइटेड नेशन यूएनएफपीए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे लिखते हैं यूएनएफपीए है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ही, और इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। तो नॉट दैट मच, वो जिस जहाँ पे यूएन का है, यूनिसेफ का है, वहीं पे यूएनएफपीए का भी है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और अब कौन सा देख लें, चलिए एक और देख लेते हैं, यहाँ पे है, एक सेकंड रुको, यूएनईपी, क्यों ना यूएनईपी के साथ ही हम लोग कुछ मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट हुए थे, उनको भी ना देख लें यहाँ पे, ठीक है। चलिए उनको भी देख लेते हैं, बाद में यूएनएफपीए वगैरह सब देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। और हाँ, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ध्यान रखना, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो यूएनईपी संस्था है, यूएनईपी यहाँ पे, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, यूएनईपी जो है ये होस्ट करता है आपके कुछ एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, आई थिंक टोटल 9 है, हाँ टोटल 9 मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है। और वो एग्रीमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में सीबीडी बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ये जो सीबीडी है ये निकल के सामने आया था रियो समिट में, रियो डी जेनेरियो सिटी है, आपको पता है, ब्राज़ील में, वहाँ पे। तो रियो समिट, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, इन द ईयर 1992 सॉरी, इसी रियो समिट में ही दो, एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक नगोया प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल सामने निकल के आए थे, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है, नगोया और कार्टेजिना। नगोया, इट इज़ रिलेटेड टू एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो सभी कंट्री को अवेलेबल हों, उससे संबंधित है ये। और आपको बस कीवर्ड याद रखना है, ये जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर नगोया प्रोटोकॉल के बारे में कभी पूछेगा तो जेनेटिक रिसोर्सेज कीवर्ड पक्का देगा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपका, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू, हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं और जो हजार्डुअस केमिकल्स होते हैं उनसे संबंधित है ये आपका, कौन, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। नगोया बात करें कहाँ है, जापान में, और कार्टेजिना कहाँ पे है, कार्टेजिना आपका
हिंट देता हूँ मैं आपको, वो ये इसी कंट्री, उस कंट्री में जिसका नाम खुद सी से ही स्टार्ट होता है। बताइए जरा, गेस करिए। तो एक हमने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन देखा जो कि है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा देखते हैं अभी, ठीक है। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स। इसका नाम आपने सुना होगा शायद, साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो साइट्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। पूरा अगर बात करें तो स्पीसीज के आगे है ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, या फिर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है पेड़ पौधे यानी प्लांट्स, ठीक है। फौना क्या होता है? फौना होता है एनिमल्स, ठीक है। तो ये उनका एक, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल, मतलब बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसके अगर सेक्रेटेरिएट की बात करें, किसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बहुत आपके हेडक्वार्टर्स हैं, अभी हम एक एक करके देखेंगे। इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1963, 1963 में स्टैब्लिश किया गया था इसको, ठीक। तीसरा है हमारा, तीसरा है कन्वेंशन ऑन, ठीक है, कन्वेंशन। और ये चीज़ ध्यान रखना, साइट्स में जो है ना 1963 में एक IUCN करके संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि हमें पता है, नहीं पता है तो इसको भी नोट करिए कि आपकी ये रेड लिस्ट जारी करती है। एक रेड लिस्ट क्या होती है? जहाँ पे ये डिफरेंट फ्लोरा और फौना को, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को एक कैटेगरी में रखता है कि ये वल्नरेबल हैं, ये एंडेंजर्ड हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, या फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कि मतलब वो कितने डेंजर में, वो पूरी लिस्ट बनाता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो उसी की एक समिट हुई थी 1963 में, जिसमें कि साइट्स को क्रिएट किया गया था। तीसरा हमारा संस्था है ये आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। चौथा संस्था है हमारा वियना कन्वेंशन, या फिर चौथा संस्था तो नहीं बोलना सही रहेगा, कन्वेंशन हम देख रहे हैं, ठीक है। वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। इट इज़ रिगार्डिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, जो कि वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। ओजोन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं कमेंट में बताएंगे, और ये अब हुआ कब था? 1985 में हुआ था। तो ओजोन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर, 16 सितंबर को समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। और ओजोन की जरा एटॉमिसिटी बताइए, केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणुता कितनी होगी इसकी, और इसकी जो थिकनेस है वो हम किससे मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट से। तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी, बिकॉज O3 होता है ना, ठीक है। चौथा देख लिया हमने वियना कन्वेंशन। अब आते हैं पांचवें संस्थान पे, दैट इज, सॉरी इस बार बार में संस्थान निकल जाता है मुझसे, कन्वेंशन, ठीक है, मिनीमाटा कन्वेंशन। मिनीमाटा जगह कहाँ पड़ती है? गेस करना चाहेगा? तो मिनीमाटा आपका पड़ता है जापान में। तो वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, मिनीमाटा कन्वेंशन, जो कि है रिगार्डिंग दी मरकरी। तो जो मरकरी पॉइजनिंग है उससे बचने के लिए ये आपका संस्था है। तो M से मिनीमाटा और M से मरकरी याद रखना है। छठा है हमारा बासेल कन्वेंशन, ठीक है। बासेल, ये मैं आपको, बासेल आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ। कहाँ पे पढ़ता है जरा बताइए? जहाँ पे इंटर बता दूंगा फुल फॉर्म, तो फिर आप गेस कर लोगे, तो अभी नहीं, पहले बताओ। तो ये जो बासेल कन्वेंशन है, इट इज़ रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ये है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, जो इकोनॉमिकली गरीब देश हैं, जैसे कि खासकर हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ का जो हजार्डस वेस्ट होता है, काफ़ी खतरनाक वेस्ट होता है, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो गया फिर कैसा भी हो गया, नहीं उल्टा मैं बता गया। जो अमीर देश होते हैं तो उनका जो हजार्डस वेस्ट होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल वेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे तरह के वेस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डंप कर देते हैं। जो इकोनॉमिकली गरीब देश हैं वो पैसे के चक्कर में उस वेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं कि ज़मीन तो खाली पड़ी है, इंपोर्ट कर ले, लेकिन उसके काफ़ी गलत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खासकर उन गरीब देशों में, ठीक है। जैसे कि कई सारी बीमारियां निकल के आती हैं, जैसे कि मान लो कि किसी चीज़ में मरकरी है, ठीक है, मरकरी का वेस्ट इन्होंने इंपोर्ट करवा लिया, अब मरकरी धीरे धीरे इन्हें तो पता नहीं ग्राउंड वाटर में जा रहा है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सारी चीज़ हो रही हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बासेल स्विट्ज़रलैंड में जगह पड़ती, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। तो बासेल एक कन्वेंशन है बैंकिंग से भी रिलेटेड, जहाँ पे बासेल में स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, और जो इंडिया भी कन्वेंशन साइन कर रखा है, और बासेल कन्वेंशन ये इससे भी संबंधित है, ठीक है।
7th है हमारा यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ है ये स्टॉकहोम? ये किस कंट्री की कैपिटल सिटी है? उस कंट्री का नाम भी एस से चालू होता है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज रिगार्डिंग दी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये जैसे हजार्डस वेस्ट हो गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हो गया, ये कीवर्ड आपको फॉर श्योर देखने को मिलेंगे अगर इनके बारे में पूछेगा तो। पॉल्यूटेंट 8th तो स्टॉकहोम है आपकी स्वीडन की कैपिटल, ठीक है, स्वीडन की राजधानी है। 8th अगर बात करें तो ये है आपका रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। रॉटरडैम, रॉटरडैम कहाँ पे जरा गेस करिए। हिंट देता हूँ मैं आपको, ये जिस भी कंट्री की है वो कंट्री वर्ल्ड कप में खेल रही है, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो रॉटरडैम कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये भी आपकी हजार्डस जो केमिकल्स होते हैं ना उन्हीं से संबंधित है, हजार्डस केमिकल्स। रॉटरडैम आपको पड़ता है नेदरलैंड्स में, ठीक है, नेदरलैंड में पड़ता है। तो ये टोटल 8 हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके सेक्रेटेरिएट UNEP जो है होस्ट करता है, ठीक है। अभी आते हैं, ये हमारे 8 हो गए, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होलैंड, अच्छा होलैंड, नेदरलैंड, बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह से सेंटर स्कीम से मैं करा दो। स्कीम इसमें कहाँ हो पाएंगे यार, अभी रुक जाओ, अभी तो रुको तो, तुम पूरा लेक्चर होने तो दो, फिर बोलना कि सर और करवा दो, है ना। मच्छर आ गए। साउथ अफ्रीका को हराया था पाकिस्तान से, तो अच्छा खेली। अच्छा जो एक और मैच है ना उसका साउथ अफ्रीका का अफ़गानिस्तान से, पिछला वाला मैच अफ़गानिस्तान का है, भगवान, मतलब वन साइडेड मैच था, वन साइडेड मैच जीतती अफ़गानिस्तान और वन साइडेड दे बैठी ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। मतलब एक लल्लू सा कैच छोड़ दिया भाई साहब ने मैक्सवेल का, मतलब 2 कैच छूटे थे और एक तो एकदम ही लल्लू सा कैच था। खैर मैच को साइड में रखते हैं, ठीक है, और अगले ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर बस आपको पता होने की ज़रूरत है, दैट इज़ रोम, इटली। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड, अभी हम G7, G20, SCO, सार्क, बीम्स्टेक सब देखेंगे, ठीक है, चिंता ना करिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये भी रोम इटली में है। यानी कि अगर आपको खाना खाना है, फूड तो रोम इटली जाना होगा आपको। बट ये जो क्रिएट हुआ था, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बता रहा हूँ, अगर पूछ ले तो क्यूबेक कनाडा में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा बस, वो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वही हम बता रहे हैं, वही हम लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के तहत जो हमारे एजेंसीज़ हैं उनको, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये शिकागो कन्वेंशन के थ्रू क्रिएट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, इसका हेडक्वार्टर है अभी मुझे याद आया, ठीक, इसमें नवा भी नोट करो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल, वही मैं सोच रहा था शायद 9 है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मैंने आपको आई थिंक पहले भी इसके रिगार्डिंग बताया होगा जब ओजोन की चर्चा हम लोगों ने ज्योग्राफी में करी होगी, कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल खालिस्तान में हुआ था 1987 में, CFCs को लिमिट करने के लिए। CFCs क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो होते हैं जो हमारे ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। जब उसकी थिकनेस कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। तो ओजोन होल माना जाता है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन हमारे एमिट होते रहे उनकी वजह से क्रिएट हुआ है। अभी तो ऑलमोस्ट ये बैन हो चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। तो और हाँ, कब हुआ था ये मैंने आपको बताया था, हाँ 16 सितंबर को हुआ था, जिस दिन हम ओजोन डे मनाते हैं, इसीलिए बिकॉज उसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 2016 में
किगाली जो कि जगह पड़ती है रुवांडा देश अफ्रीका में, वहाँ पे पड़ती जगह, 2016 में अमेंडमेंट हुआ था। हुआ क्या कि CFCs को तो लिमिट कर दिया हमने, लेकिन इनका ऑल्टरनेटिव भी हमने खोज निकाला। हाइड्रो मतलब हमने क्या मतलब जो कंपनीज वगैरह हैं तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करने लगी, ये भी ओजोन लेयर को खतरा पहुँचाते हैं। तो अमेंडमेंट करके इसमें ये ऐड किया गया कि HFCs को भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल में ही इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी हाँ इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसको शिकागो कन्वेंशन के थ्रू क्रिएट किया गया था, शिकागो कन्वेंशन। क्लियर, ये भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं अगले पे, एंड दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब अगर हमें फूड खाना है, खाना खाना है तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना होगा। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो अगर खाना खाना है तो एग्रीकल्चर डेवलप करना होगा, और खाने वाले सारे हेडक्वार्टर रोम इटली में है, तो ये भी रोम इटली में होगा फिर, ठीक है। ये भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में। क्रिएट 1977 में हुआ था, एंड अगेन रिपीट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ कि कब क्रिएट हुआ था, बट देख लो थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम बात कर लें ILO, बता चुका हूँ अभी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब क्रिएट हुआ था, वही 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी उसके थ्रू क्रिएट हुआ था 1920 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो हुई थी उसके थ्रू ही क्रिएट हुआ था हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब मैं अगर बात करूं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, तो ये क्या मुझे फिर से पढ़ाने की ज़रूरत है? क्यों? बिकॉज हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी USA में, वॉशिंगटन DC में, वहाँ पे क्रिएट हुए थे। 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन दोनों स्टैब्लिश हुए थे आपके, अगर स्टैब्लिशिंग ईयर पूछेगा तो 1945 1945। और वहाँ पे मैंने आपको IMF के बारे में इकोनॉमिक्स में डिटेल में बताया था कि इसकी करेंसी होती है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसमें 5 तरह की करेंसी से मिल के बना हुआ है, ठीक है। कंट्रीज़ अपने यहाँ पे SDR के फॉर्म में रिजर्व्स रखते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान है, उसको रोज़ ज़रूरत पड़ती रहती है ना, तो वो रोज़ जाता रहता है IMF के पास, तो IMF बेल आउट करता है, यानी कि उसको कुछ हेल्प करता है, ठीक है। तो IMF के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हैं, और वर्ल्ड बैंक के संबंध में भी। तो वर्ल्ड बैंक में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिल के बना हुआ है, ठीक है, 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिल के बना हुआ है। अभी तक तो रिसेंट में कोई ऐसे क्वेश्चन बना नहीं कि वो तो बताओ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से मैं फालतू में आपका लोड नहीं बढ़ाऊंगा। बस याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक में 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिल के बना हुआ है। बाकी तो हम इकोनॉमिक्स में देख ही चुके हैं इसके संबंध में। अब हम आ जाते हैं अगले पे, और अगला कौन सा, ILO भी हो गया, ये भी हो गया, IMO है, हाँ IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम। अच्छा, हम नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। और इंटरनेशनल वाला कब मनाते हैं, ज़रा कमेंट बताओ। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो ये है आपका लंदन UK में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अच्छा, एक गाना बना हुआ है ना, लंदन से लाएंगे, लंदन से लाएंगे। अब हो सकता है मैंने बताया भी आपको पहले कि बैच में मतलब होता क्या था, जब मतलब बैच में, अभी तो आप लोगों की क्लास यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको गाने वाने सुना नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। एक बार सुनाया भी था तो आ गया था कॉपीराइट स्ट्राइक। लेकिन जब जैसे सिर्फ एप्लीकेशन पे जब मैं क्लास लेता था, तो वहाँ पे मतलब दूसरे एग्ज़ाम के लिए, सीडीएस वगैरह के लिए, तो वहाँ पे मैं गाने सुनाता था लास्ट में ना, ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर किसी भी तरह का। तो काफ़ी दिनों से लड़के बोले सर एक गाना सर सुनाइए, काफ़ी मोटिवेटिंग गाना है, मोटिवेशनल गाना है, लंदन से लाएंगे, लंदन से लाएंगे। तो मतलब काफ़ी दिनों तक बोलते रहे, मैंने थोड़ा सा इग्नोर करता रहा, कौन सा गाना, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ लंदन से लाएंगे, वैसे तो मैंने ज़्यादातर मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रखे हैं। फिर जब मैंने देखा सर्च करके, तब मुझे पता चला वो कितना मोटिवेशनल सॉन्ग है, ठीक है। तो IMO हो गया हमारा यहाँ पे। अब आ जाते हैं ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन। ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि यूनेस्को, यूनिसेफ, ये तो सबको पता रहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से कम चांसेस होते हैं पूछे जाने के। तो टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 1865 में क्रिएट हुआ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ पे इन दोनों का तो वॉशिंगटन DC में है, ठीक है, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है। और ILO की अगर बात करें तो इसका भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा
स्विट्ज़रलैंड में। ILO, WHO, WTO, अभी हम WTO भी देखेंगे, इन सब के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरनेशनल से शुरू हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म हो रहा है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा, एक्सेप्ट वन, और वो है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो शुरू तो इंटरनेशनल से हो रहा है, ख़त्म भी ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में हो। और जो शुरू वर्ल्ड से हो रहा है और ख़त्म भी ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, जो शुरू वर्ल्ड और ख़त्म ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे कोई है नहीं है, चलो कोई नहीं, अभी आगे आएंगे। तो ITU भी हो गया आपका, और ITU अच्छा यूनेस्को तो किया ही नहीं अभी, यहीं पे लिख दें क्या, देखो जरा, यूनिसेफ चलो जगह नहीं है, चलो यहीं पे लिख देते हैं यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्रिएट हुआ था वही आपका 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, जहाँ पे आपके अगले ओलंपिक्स भी खेले जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट इज़, ये सबको पता होते हैं यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह। तो यूनिडो क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे, वियना, ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे वियना कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। यूनिडो हो गया, और WHO। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड से शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो रहा है, कहाँ होगा हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। और हम डेज में देख चुके हैं, हेल्थ डे कब मनाते हैं, हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 1948 को क्रिएट हुआ था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आपको एक वो मिलेगा सांप, इसके लोगों में से सांप लपटा हुआ मिलेगा। क्यों, वो किसको दर्शाता है, वो डॉक्टर को दर्शाता है। ठीक है, आई थिंक ये अभी मैं KBC देख रहा था तो उसमें पूछा भी गया था कि कौन से इनमें से ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है उसमें एक स्नेक लपटा हुआ है। ठीक है, स्नेक है, सांप है, तो वो आपका, और उसमें भी आपका मतलब जैतून की पत्तियाँ, जो ऑलिव की लीव्स हैं वो भी हैं, लेकिन बीच में क्या है, एक स्नेक है उसमें। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। WHO भी हो गया, और कौन सा बचा है हमारा, यूनिडो भी हो गया, ट्रेड वाला बच गया अभी हमारा, यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनेक्टैड जिसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस आपको पता है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय UNG इन द ईयर 1964, एंड अगेन इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। ठीक है, क्रिएट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1964, 1964 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगले पे आ जाते हैं, बस आपके आई थिंक 3-4 और बाकी है। ठीक है, UNODC, फिर हम उसके बाद सार्क, बीमस्टेक, इन सबको देखेंगे। तो UNODC ये है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1997, और इसका हेडक्वार्टर है अगेन इन द वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया। अगले पे आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज। ठीक है, UNHCR। ठीक है, इसको मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज। इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब चलो नहीं तो होगा तो बाद में यहाँ पे लिखवा दूंगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए है, वो बाद में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप लिखिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन नहीं होगा, फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो हो जाएगा आपका UN-SCAP। यूनाइटेड नेशन में लिख नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबा सा है, लिखना इसको, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें, क्योंकि अब एशिया यहाँ पे आ गया तो एशिया की कोई कंट्री होगी, और वो है हमारा बैंकॉक, जो कि कहाँ पड़ता है, थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड, बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखी है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं IAEA। इंपॉर्टेंट है ये कब स्टैब्लिश हुआ था ये भी याद रखना इसमें तो आप, ठीक है। 1957 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। तो वियना ऑस्ट्रिया में भी काफ़ी सारे हमने हेडक्वार्टर देखे, जैसे अभी इसका IAEA का देखा, UNODC का, नहीं ड्रग्स एंड क्राइम वाले का भी हेडक्वार्टर देखा वहाँ पे वियना ऑस्ट्रिया में। यूनिडो यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में देखा, ठीक है। ये सारे आपके हेडक्वार्टर यहीं पे है। फिर एक और लास्ट लिख लीजिए, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ल्ड से शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म हो रहा है। तो इसका भी हेडक्वार्टर, जो भी वर्ल्ड से शुरू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म हो रहा है, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही होगा, ठीक है। अब बस एक आखिरी लिख लीजिए और वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी शुरू हो रहा है वर्ल्ड से, ख़त्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इसका भी हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इससे संबंधित है, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, ध्यान से इसको देखिएगा, बिकॉज इससे रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1995 1995 में बाय दी मराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। मराकेश, ये कहाँ पड़ता है मराकेश, कोई बताना चाहेगा? मराकेश एग्रीमेंट से इसको क्रिएट किया गया था। ये एग्रीमेंट 1994 में हुआ था, बट क्रिएट ये वो WTO 1995 में हुआ था। इसने रिप्लेस किया था, इट रिप्लेस्ड GATT। GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जैसे कि हमने अभी देखा था लीग ऑफ नेशन बना था, एक फोरनर था यूनाइटेड नेशन का, उसी तरह जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, ये फोरनर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो GATT है, मैंने बता दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? जब कोई कंट्री इंपोर्ट करती है किसी भी सामान को, गुड्स को, तो उसमें टैरिफ लगाती है, जो टैक्स लगाता है उसको हम बोलते हैं टैरिफ, ठीक है। और जो GATT संस्था है, इसकी टोटल 23 कंट्रीज़ मेंबर थी। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको देखने मिले। तो 23 देश इसके मेंबर्स रहे थे GATT के, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1948 1948 में। प्रेजेंट टाइम में जो WTO की DG हैं वो एक फ़ीमेल हैं, और पहली फ़ीमेल भी है ये। इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इविएला, ठीक है। और हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, इसमें इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और मराकेश, मैंने पूछा था आपसे मराकेश किस कंट्री में पड़ता है, तो ये आपका मोरक्को देश में पड़ता है, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को देश में पड़ता है। और अच्छा ये बताइए, जो नगोजी ओकोंजो इविएला हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जैसे हमारे एंटोनियो गुटेरेस पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये मूलतः नाइजीरिया निवासी हैं, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और करंट में DG है WTO की। तो हमारे यहाँ पे WTO मतलब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होते हैं, और अभी हम देखेंगे जैसे सार्क, बीमस्टेक, ये सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? सर मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कानपुर में है, रुकने की जगह है क्या? नहीं भाई, हमारे पास तो नहीं है। इनके वर्क से क्या ही पूछेगा। अब ट्रेड में तुम्हें पता है कि जो ट्रेड को रेगुलेट करने का काम होता है WTO का, ट्रेड को रेगुलेट करता है। अब इसमें तो जैसे CDS वगैरह के लिए मैं पढ़ा था, तो थोड़ा और डीप में पढ़ा था। इसमें डिफरेंट तरह के बॉक्सेस होते हैं, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ये सब, वो सब आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी तो वो अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं बना, और बनेगा भी तो आप आराम से कर लोगे, उसके लिए हमें पूरे फंक्शंस जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं
सार्क, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं यहाँ पे, सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फुल फॉर्म तो शायद नहीं पूछता, लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे, दोनों अलग जगह हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैब्लिश्ड इन ढाका बांग्लादेश, जो ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल, वही बांग्लादेश जो एक टाइम पे बड़ा नागिन डांस किया करता था मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, और अभी हालत खस्ता हो रखी है, तो इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं उछलना नहीं चाहिए, है ना। इंडिया को हरा के नागिन डांस कर रहे थे, फिर श्रीलंका ने इनको एक बार हरा के नागिन डांस किया था, और अभी फिर श्रीलंका के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी। खैर, इस्टेब्लिश इन ढाका बांग्लादेश इन 1985, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है, डेट तो नहीं पूछता है, बट फिर भी अगर पूछ ले तो 8 दिसंबर को। और अगर ये पूछ ले कि फ़र्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, तो फर्स्ट मीटिंग भी इसका यहीं पे हुआ है ना, यही फर्स्ट मीटिंग में इसको क्रिएट किया गया। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमारा काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी अगर टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके, 8 सदस्य देश हैं इस, और 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़। ठीक है, 8 सदस्य हैं। अब इसके 8 मेंबर कंट्रीज़ हम देख लेते हैं। टिरिक, इसको याद करने की क्या टिरिक है ना तो इसकी टिरिक ये है कि MBBS के कुछ छात्र छात्राएँ हैं, MBBS के कुछ छात्र छात्राएँ हैं जो टीवी पे IPL देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं टीवी पे, IPL। तो M से हो जाएगा हमारा मलेशिया। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि म्यांमार नहीं है। ठीक है, M में मलेशिया, म्यांमार नहीं है ये। B से है यहाँ पे हमारा सॉरी B से तो एक भूटान हो जाएगा यहाँ पे आपका, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुको। भूटान नहीं होगा इसका, ना भूटान नहीं होगा, ब्रूने होगा। ठीक है, बिकॉज साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं। जो भूटान होगा वो बीमस्टेक का मेंबर होगा। यहाँ पे आपका मेंबर होगा ब्रूने करके जो देश है, ब्रूने होगा। और यहाँ से B से कर लो बर्मा। बर्मा आपका एक्चुअली कोई और नहीं, म्यांमार ही है। तो यहाँ पे मलेशिया भी और म्यांमार भी है। ठीक है, दोनों हैं, बट म्यांमार के लिए हमने बर्मा पुराना नाम है किसका, म्यांमार का। ठीक है, और अगर हम बात करें S से, यहाँ पे हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। T से हो जाएगा ठीक है, हाँ, T से हो जाएगा यहाँ पे थाईलैंड। V से हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, अच्छा बताओ वियतनाम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं। V हो गया। I से हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा आपका। और P से हो जाएगा आपका किसकी, मैंने आपको ट्रिक बता दी, एक सेकंड रुको। चलो, इसमें मैं अभी आपको कंट्रीज बताता हूँ, लेकिन मैंने ट्रिक आपको ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बता दी है, रुको। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वही मैं सोच रहा हूँ, इंडिया बाकी कंट्रीज़ नहीं है। मैंने ट्रिक से एक्चुअली में याद रखा, मैं खुद ही कंफ्यूज कर गया इस ट्रिक में। ठीक है, खैर कोई नहीं, यहाँ पे मैं पहले कंट्रीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, पहले मैं कंट्रीज़ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा ये कंट्रीज़ सार्क की कंट्रीज़ नहीं है। सार्क के 8 कंट्रीज़ में लिखता हूँ यहाँ पे। सार्क हैं आपके अफ़गानिस्तान। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक याद करने का साइड इफ़ेक्ट है शायद ये, है ना। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, इंडिया, नेपाल भी हो जाएगा इसमें आपका। पाकिस्तान नहीं हुआ ना, पाकिस्तान, 1 2 3 4 5 6, श्रीलंका, एक और कोई कंट्री बच रहा है, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स। मालदीव्स। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं हमारे। रियली सॉरी फॉर दैट, ये आपके मेंबर कंट्रीज़ हैं किसके, सार्क है।
साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, ये सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं आपकी। बाकी अभी ये जो यहाँ पे जो हमने देखी थी वो एक्चुअली में आसियान की हैं, ठीक है, अभी आसियान को भी देखेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे कि ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान है ना, बिकॉज म्यांमार इसमें नहीं है, वही मुझे लग रहा था म्यांमार नहीं है, ठीक है, बी से तो बर्मा है। तब मुझे याद आया कि ये ट्रिक तो मैंने किसी और के लिए बनाई थी। ठीक है, ये जो है आपकी, ये है आपकी, इसमें ध्यान रखना कि म्यांमार नहीं है इसमें, इसमें मालदीव्स है आपका, ठीक है, मालदीव्स नहीं, मालदीव्स है, म्यांमार नहीं है। अभी आ जाते हैं इस पे आसियान पे, बिकॉज अभी हमने ट्रिक देख ली है तो क्यों ना आसियान भी लगे हाथ, देख लें, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, आसियान। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म शायद ही पूछे, है ना, बट फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है, इसका इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है, ये है इसकी मेंबर कंट्रीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंबर कंट्रीज़ ऑफ आसियान, ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ ऑफ आसियान। और ये है हमारे सार्क की कंट्रीज़। तो सार्क के पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी भी हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बचपन में जो हमने MBA पढ़ा था, चाइना को अगर हटा दीजिए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, और ये सारे कंट्रीज़ के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। और श्रीलंका भी हमारे पास में ये नीचे जस्ट, और मालदीव्स भी हमारे नीचे। हमने देखा था कि 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करता है, पाक स्टेट जो है अलग करता है श्रीलंका को इंडिया से। तो ये हम लोग सारे कंट्रीज़ के लिए आई होप ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसी तरह आप कन्फ्यूज़ होंगे जैसे यहाँ पे अभी मैं कन्फ्यूज़ हुआ। वो तो मैं सारी कंट्रीज़ लगा मुझे कि यहाँ पे इंडिया तो आ ही नहीं रहा है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक है। तो ये आपकी आसियान की मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, दैट इज़ जिसका इंडिया मेंबर है वो है बीमस्टेक। अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं बीमस्टेक। बीमस्टेक की मेंबर कंट्रीज़ याद रखना बड़ा आसान है, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इसका हेडक्वार्टर तो बता दिए थे ना मैंने, हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका इसका फुल फॉर्म है बीमस्टेक का। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश, जहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था सार्क, जहाँ पे सार्क स्टैब्लिश हुआ था वहाँ पे हेडक्वार्टर है बीमस्टेक का, ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। और ये क्रिएट कब हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था, इन द ईयर 1997, 1997 में, ठीक। बीमस्टेक हो गया। और इसके मेंबर कंट्रीज़ देख लेते हैं कैसे याद करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए ज़रा, बीमस्टेक को, ठीक है, बीमस्टेक। तो ऐसे याद कर लो, बी से भूटान, ठीक है, आई से इंडिया, जो भी मेनली बे ऑफ बंगाल वाली कंट्रीज़ हैं। वैसे तो भूटान का कोई बे ऑफ बंगाल से अगर हम देखें तो कोस्टल बाउंड्री बनाती नहीं है, बट फिर भी ये मेंबर है। एम से हो जाएगा यहाँ पे आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। एस से हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। टी से हो जाएगा थाईलैंड। और अब देखिए यहाँ पे आपको ई और सी दिख रहा है, तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे जो ई और सी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो इसको। वैसे भूटान इसका मेंबर है, लेकिन यहाँ पे इसको बांग्लादेश कर लो। क्यों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बाकी जो हमारी 2 कंट्रीज़ है ना, ऐसे इमेजिन कर लो कि ईसी की जगह, ये जो ई और सी है इसकी जगह 2 कंट्रीज़ हैं, वो है नेपाल और भूटान। और दोनों ही बॉर्डरिंग अगर हम देखें पास में ही है, बॉर्डरिंग तो नहीं है बट पास में ही है काफ़ी, है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं कि नेपाल और भूटान। बाकी कंट्रीज़ तो हमें इसके उससे याद हो गई, बांग्लादेश, है ना, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और बच गए नेपाल और भूटान, जो दोनों पास में ही इंडिया के। अगर हम देखें तो सिक्किम बीच में हैं दोनों के, नेपाल और भूटान के, है ना। तो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि बीमस्टेक्स, BIMST से तो सारी कंट्रीज़ हो गई, और ईसी की जगह आप नेपाल और भूटान को ऐड कर लीजिए तो बीमस्टेक की कंट्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अभी आ जाते हैं इंडिया एक और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो कि जिसको अभी इंडिया ने होस्ट भी किया था, दैट इज़ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये SCO की अगर हम बात करें तो ये इसको इस्टेब्लिश किया था
चाइना और रशिया ने मिलकर, एस्टैब्लिश्ड बाय चाइना एंड रशिया इन द ईयर 2001, 2001 में इसको एस्टैब्लिश किया था। इंडिया इसका मेंबर तो है, लेकिन इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। ध्यान रखना, जब ये बना था 2001 में तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर या फिर इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग चाइना में है। कहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट? बीजिंग चाइना में, शंघाई में नहीं है, ध्यान रखना, बिकॉज इसका नाम तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है। इसकी एक संस्था है जिसको बोलते हैं रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है इसका? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका जो हेडक्वार्टर है इस रैट्स का, ये ताशकंद में है, उज़्बेकिस्तान में। ध्यान रखना, इसी की ही एक संस्था है, बट ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है रैट्स का वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में है। ठीक, अब बात ये आती है इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर कब बना और इसके टोटल कितने मेंबर हैं? तो टोटल इसमें 9 देश इसके सदस्य हैं। अभी 8 हुआ करते थे, बट अभी लेटेस्ट में ही ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, तो 9 हो गए हैं इसमें टोटल मेंबर। आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा बेलारूस भी ज्वाइन करने वाला है इसको। ठीक है, तो 9 कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। अब यहाँ पे पिछली बार तो मेरी मौज हो गई भाई ट्रिक बोल के बड़ी वाली काफ़ी है ना। तो ट्रिक है इसकी ट्रक से, ट्रिक इसकी ट्रक से है। ठीक है, ट्रक, और ट्रक में क्या कर दो, ट्रक में पिक्की करो। ठीक है, ट्रक से किसी को पिक कर रहे हो तुम। ठीक है, तो टी से है यहाँ पे तजिकिस्तान। ठीक है, तजिकिस्तान। आर से है रशिया। यू से है उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान। सी से नो डाउट चाइना होगा। के से किर्गिस्तान है। ध्यान रखना, कजाकिस्तान नहीं है, ये है किर्गिस्तान। कजाकिस्तान नहीं होगा इसमें। ठीक है, हाँ, कजाकिस्तान नहीं है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। पी से है हमारा पाकिस्तान। आई से है इंडिया। ठीक है, के से है यहाँ पे अच्छा ठीक है, यहाँ से के से हो ये आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक, कजाकिस्तान भी है इसमें। ठीक है, कजाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान। और आई से है यहाँ पे ईरान। तो ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है इसका। ठीक है, ईरान इज़ दी लेटेस्ट मेंबर। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर, अभी 2023 में ही ज्वाइन किया है। बेलारूस ने भी ज्वाइन नहीं किया, ध्यान रखना, करेगा भी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने इसको एक साथ ज्वाइन किया था इन द ईयर 2017, 2017 में जो दोनों ने मिलकर ज्वाइन किया था। ठीक है, इसको तो SCO से इतना ही क्वेश्चन बनेंगे, और इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी SCO की समिट इंडिया ने ही इसको होस्ट किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आसियान हो गया हम लोगों का। अच्छा, जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक देखा था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से जो क्रिएट हुआ था IMF के साथ, वैसे ही हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, ADB। ठीक है, ये क्या है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि वो क्या है, वर्ल्ड बैंक वो लोन वगैरह देता है कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए। ये एशियन कंट्रीज़ पे मेनली फोकस रखता है। अब एशियन कंट्रीज़ पे फोकस रखता है, दैट डजंट मीन कि इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही मेंबर हैं। जिन लोगों ने निट्टो के लेक्चर देखे होंगे, जो मैंने सीजीएल मेंस वगैरह के लिए थी, तो उसमें एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था, एक स्टेटमेंट बना था कि ओनली एशियन कंट्रीज़ आर इट्स मेंबर। UPSC का क्वेश्चन था वो, सिविल सर्विसेज का, तो ओनली वर्ड लगा था, गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि ठीक है एशिया नाम में है, लेकिन ऐसा अगर एक भी यूरोप की या फिर किसी और कॉन्टिनेंट की कंट्री पार्ट हो जाएगी, इसका अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में अगर बात करें, टोटल 68 देश इसका सदस्य हैं, 68 कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, तो उतना कंट्री वगैरह तो नहीं पूछेगा, बट हाँ इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है। कहाँ पे? फिलीपींस। फिलीपींस में एक जगह पड़ती है मंडलयोंग करके, अजीब सा नाम है, मंडलयोंग। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और क्रिएट या फिर स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1966, 1966 में। तो ये सारे हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, यूरोप की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, यूरोपियन यूनियन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो EU है, जिसको इन शॉर्ट EU बोलते हैं, ये आपका स्टैब्लिश हुआ था, वो स्टैब्लिश इन द ईयर 1 जनवरी को 1958 में, 1958 में ये क्रिएट हुआ था। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम,
उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू। टोटल अगर इसमें सदस्यों की बात करें, मेंबर कंट्रीज़ की बात करें, मेंबर्स, तो इसमें टोटल 27 है। पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन इससे निकल चुका है, तो अभी 27 देश इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, 27 है। और आपको पता होगा कि ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है, इसको हम ब्रेग्जिट बोलते हैं, जहाँ पे ब्रिटेन ने एग्जिट लिया, ठीक है। और कब एग्जिट लिया ये बताइए ज़रा कमेंट में जल्दी से। और एक चीज़ हाँ ध्यान रखना इसमें कि इसको 2012 में नोबेल भी मिला था। अभी चलो नीचे लिख देंगे इसको, लेकिन हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। और इसको 2012 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का एक यूरो जोन होता है। यूरो जोन क्या है ये? यूरो जोन में वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि यूरो को अडॉप्ट करती हैं एज अ करेंसी अपने यहाँ पे, वो यूरो को करेंसी अडॉप्ट करती हैं, उनको यूरो जोन बोलते हैं, ठीक। इसमें टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 20 देश होंगे, आपके 20 कंट्रीज़ होंगे। और लेटेस्ट अभी आपका आ रहा है, लेटेस्ट जो बना है वो क्रोएशिया बना है, क्रोएशिया। टोटल 20 देश हैं इसमें। यूरोपियन यूनियन में 27 है, यूरो जोन में 20 है, यानी कि 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का तो हिस्सा है, लेकिन यूरो जोन का नहीं है। नहीं, वो यूरो को अपने यहाँ करेंसी नहीं चलाती हैं, बल्कि किसी और को चलाती हैं। जैसे क्रोएशिया, पहले इसके यहाँ एक क्रोना करके करेंसी हुआ करती थी, क्रोना, उसको चलाया करते थे, लेकिन उसको हटा के अभी यूरो को इसने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। और ये जो यूरो जोन है ये 2002 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। और जो ब्रेग्जिट है ये हुआ था ईयर 2020 में। अब आ जाते हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। गेस करिए वो कौन सा हेडक्वार्टर है जिसकी वजह से इतना बवाल मच रखा है रशिया और यूक्रेन के बीच में? नन अदर दैन नेटो, है ना। अब नेटो की वजह से क्यों बवाल मच रखा है उसको भी अभी देखेंगे। नॉर्थ अटलांटिक की, क्या मैं लिख रहा हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेटो क्या ये फुल फॉर्म होता है? नेटो की अगर बात करें तो ये क्रिएट या फिर स्टैब्लिश ही एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी इन द ईयर 1949। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको क्रिएट किया गया था। नेटो में अगर हम बात करें 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 31 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, 31, 29 है आपके यूरोपियन, 29 नहीं, यहाँ पे होंगे आपके, इसको यहाँ पे कर लीजिए, 27 तो आपके यूरोपियन यूनियन वाले हो गए। और बाकी के जो 4 हैं, बाकी के 4 में से 2 तो आपके हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और 2 हैं आपकी यूरोपियन कंट्रीज़। खैर इतना डीप में तो नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं और लेटेस्ट फिनलैंड है, ठीक है। इसमें से जो लेटेस्ट है ना वो फिनलैंड है, लेटेस्ट फिनलैंड है। और आगे आपको जल्दी देखने को मिलेगा कि स्वीडन भी इसका देश बन चुका होगा, अभी नहीं, ठीक है। अब बात आती है यूक्रेन इसका हिस्सा है कि नहीं। अब बात ये भी आती है कि क्यों यूक्रेन और रशिया में वॉर छिड़ा हुआ इसके लोग के, बिकॉज इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि नेटो के किसी भी सदस्य में हमला मतलब सारे मेंबर कंट्रीज़ पे हमला होगा। तो यानी अगर जैसे नहीं होता है कि नेटो, आपको इसको ऐसे समझो कि अगर तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया, होता ना गुटबाजी चलती थी स्कूल में, अगर आपको याद हो कि अगर तुमने मेरे ग्रुप के बंदे पे हाथ उठाया तो मतलब तूने ग्रुप पे हमला कर दिया, तो सारे ग्रुप के मेंबर जो हैं उस पर जाके वो लड़ेंगे। लेकिन अमेरिका वो दोगला दोस्त है जो बोलता तो है हाँ अगर किसी से भाई ने मेरे पे हाथ उठाया ना तो मैं देख लेना, फिर किसी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जब एक्चुअल में हेल्प करने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है। तो वैसा टाइप अमेरिका पे तो खैर कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को, और ये काफ़ी कंट्रीज़ को पता भी है ना। उसका काम ही है लड़वा के अपना माल बेचना, ठीक है। माल मतलब जो असलहा होता है, जो आर्म्स एंड एमिनेशंस होते हैं उनको बेचना, ठीक है। जैसे मिडिल ईस्ट हो गया और यहाँ पे रशिया यूक्रेन हो गया। तो एक्चुअल में यूक्रेन को इन लोगों ने बोला है कि अब है वही जैसे मैंने आपको बताया इसमें ये प्रोविज़न है। तो रशिया और यूएस के बीच में ये समझौता हुआ था कि नेटो को तुम हमारे यहाँ तक नहीं लाओगे, नेटो को अपने समय मतलब अपने वहीं तक सीमित रखना, यूरोप नॉर्थ अमेरिका तक, यहाँ पे मत आना। लेकिन अभी वो बॉर्डर तक आ चुका है रशिया के। कैसे? वो यूक्रेन को बोल रहा है कि आप भी मेंबरशिप ले लो, और यूक्रेन भी ईगर है ज्वाइन करने को नेटो को। तो रशिया ने बोला बेटा नहीं ज्वाइन करना, वो बोलता नहीं करेंगे,
तो बोलता करेंगे, पुतिन बोलता अभी तुमको करवाते हैं। तो वो मेन है। तो भले वो युद्ध देखने में ठीक है, नो डाउट युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध देखने में हो सकता लग रहा हो कि रशिया कितना है ना, कितना जालिम हो रखा है यूक्रेन में, लेकिन रशिया के भी रीजंस हैं वो क्यों वो कर रहा है, क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी संप्रभुता को खतरा पहुंचेगा ना, उसके बॉर्डर तक यूएस जो उसका राइवल कंट्री वो पहुंच जाएगा। यही काम अगर रशिया करने लगे ना तो यूएस बौखला जाएगा और यूएस ना जाने क्या क्या कर डालेगा अगर रशिया उनके बॉर्डर तक पहुंचने लगे। ठीक है, वैसे तो अलास्का जो यूएसए का पार्ट है वो कभी रशिया का हुआ करता था और वो रशिया की एक खुद अपनी बड़ी भूल मानता है, लेकिन खैर तो ये मेन है जिसकी वजह से ये वॉर हो रहा है दोनों के बीच में, नेटो की वजह से। और नेटो का भी हेडक्वार्टर जो है ना वो तो यूक्रेन अभी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, यूक्रेन मेंबर नहीं है अभी इसका। हेडक्वार्टर अगर बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और, हम ये तो सारे ठीक है वैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे ही हमने एक क्रिएट किया है, मतलब टू बी प्राउड ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बस आपके दो और ऑर्गेनाइजेशन है, G20 और G7 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसको हम इंडियंस ने क्रिएट किया है। पीएम मोदी जी जो हैं, पीएम मोदी जी ने ये कॉन्सेप्ट रखा था ईयर 2015 में वेम्बले स्टेडियम में, इन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया था। वेम्बले स्टेडियम जो कि पड़ता है कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और इसको लॉन्च किया था हमने फ्रांस के साथ मिल के इन द इंडिया अफ्रीका समिट, जो इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी वहाँ पे। ठीक है, और मराकेश में, मोरक्को में फिर सब लोगों ने इस पर साइन किए थे। तकरीबन अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 120 से भी ज़्यादा इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मेंबर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 120 से भी ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ हैं और इंडिया अफ्रीका समिट में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसके डीजी की बात करें, डायरेक्टर जनरल, तो ये अजय माथुर साहब हैं, अजय माथुर। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें ये गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको हमने फ्रांस के साथ मिलके लॉन्च किया था। ठीक है, और इसमें एक्चुअल में जब ये स्पीच दिया था ना मोदी जी ने, तो कंट्रीज़ को, जो वो कंट्रीज़ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, बिकॉज हमें पता है, ज्योग्राफी हम पढ़ चुके हैं कि ये कर्क रेखा जो कि होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। जो सन की डायरेक्ट रेज हैं है ना, वो इन्हीं दोनों के बीच में पड़ती है। तो सन एक्चुअल में जो अपनी इंसोलेशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ में देता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं ज्योग्राफी में, टॉरिड जोन। जरा कमेंट में बताइए ये आपका जो ये वाला एरिया है दैट इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, दैट इज़ नॉर्थ पोल तक, और 66.5 डिग्री साउथ से लेके साउथ पोल तक, इसको क्या बोलते हैं। तो ये जोन, इन जो कंट्रीज़ हैं इनको सूर्यपुत्र बोला कि इन कंट्रीज़ के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सोलर का यूज़ करके एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनका ये जो होता है इस जोन को बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन, है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। और यहीं पे हमें ITCZ देखने को मिलता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों बोलते हैं इसको ITCZ जरा बताइए। डोल्ड्रम, बिकॉज यहाँ पे काम कंडीशन होती है, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। ITCZ इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड जो साउथ ईस्टर्लीज हैं वो दोनों आके मिलती हैं, इसलिए। खैर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई होप आपका क्लियर है। ठीक है, अभी आई होप वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो ये क्लियर हो गया हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा G20 के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज G20? G20 इज ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 देशों का समूह। 20 देश कौन से हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अभी 21 हो चुका है। क्यों? ये पहले बात तो क्रिएट कब हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1999। इसमें 19 कंट्रीज हैं, 19 देश हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन है, प्लस अब अफ्रीकन यूनियन भी इसका सदस्य बन चुका है। हमें ये देखना है कि कौन सी 19 कंट्रीज़ हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल 21 लोग हो गए, 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। 19 देश कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं।
अर्जेंटीना, नहीं तो भूल जाएंगे फिर, है ना, अर्जेंटीना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो भूलने का चांस नहीं रहेगा, अर्जेंटीना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है आपका ए से। बी से गेस करो कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी। ब्राज़ील होगी हमारी, होगी कि नहीं होगी, ब्राज़ील, ठीक है। और बी से और कौन सी, बी से अब कोई कंट्री नहीं है। सी से कौन सी कंट्री हो जाएगी, खालिस्तान, कनाडा। सी से चाइना, मतलब सबसे बड़ा ग्रुप है ये, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हो, ठीक है। यूएन के बाद चाइना हो गया आपका। इसके बाद डी से तो नहीं है, ई से भी नहीं है। एफ से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस। और कोई नहीं है। जी से जर्मनी होगा आपका, ठीक है, जर्मनी। एच से तो कोई कंट्री नहीं है। आई से हमारा प्यारा भारत देश, इंडिया। आई से इंडोनेशिया भी हो जाएगा आपका, इंडोनेशिया। आई से इटली भी हो जाएगा, इटली। और आई से और कोई है, नहीं है। आई के बाद जे से जापान। जे के बाद के से तो कोई कंट्री नहीं है। के एल से भी नहीं है। एम से मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। एन से नहीं है। ओ पी क्यू आर से है रशिया, ठीक है, आर से आ जाएगी आपकी रशिया। एस से हो जाएगी साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। कितनी हो गई गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 5 और हैं अभी, ठीक है। तो साउथ कोरिया हो गई। एस से आपका एक और होगा सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया। 4 बची, ठीक है। एक हो जाएगा आपका यूके, एक हो जाएगा आपका यूएसए, ठीक है। एक बार गिन लेते हैं, 19 हो जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हुई हैं। कौन सी मिस कर दी। मेक्सिको भी हो गई, जापान भी हो गई, इटली भी हो गई। कोई गेस कर सकता है कौन सी 2 कंट्रीज हमने मिस कर दी हैं। एस टी, ओके 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 ओके। एस के बाद टी तो हमने गिना ही नहीं, ठीक है। टी से हो जाएगा हमारा यहाँ पे तुर्की है, ठीक है। एक कंट्री हो गई, एक और बाकी रह गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जर्मनी भी, कोरिया भी हो गया, मेक्सिको, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो है नहीं इसका। मेक्सिको, रशिया। एस से एक और, यहीं पे 2 छूट गए, बिल्कुल यहीं पे 2 छूट गए। साउथ अफ्रीका भी तो होगा। और साउथ अफ्रीका से याद आया मुझे, एक बेसिक ग्रुप भी होता है, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ठीक है। तुर्की है, जो पहले टर्की के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम तुर्की है, ठीक है। और यहाँ पे एक हो जाएगी हमारी यूके और एक हो जाएगी यूएसए, ठीक है। तो ये टोटल 19 कंट्रीज़ हो गए हमारे G20 में। EU है और AU, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। बेसिक ग्रुप, ये एक बेसिक करके ग्रुप है। बेसिक में बी से है ब्राज़ील, ठीक है। और AS से है साउथ अफ्रीका, ठीक है। I से है इंडिया और C से है चाइना। ये कुछ इंडस्ट्रियल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन वो है हमारा बेसिक ग्रुपिंग, ठीक है। और एक सेकंड रुको। चलो ठीक है, अभी आते हैं G7 पे, ग्रुप ऑफ 7 पे। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप की हैं, इसको आपको याद करना है। जैसे वहाँ पर हमने देखा था ना, BF कार पे बैठा हुआ है, बेस्ट फ्रेंड कार में बैठा हुआ है ना, जहाँ पे हमने वो UN वाला देखा था। यहाँ पे ऐसे याद कर लो, गर्लफ्रेंड जो है अब वो, क्योंकि वो BF कार में बैठा हुआ, तो उसने GF ने सोचा, ठीक है, कि गुड फ्रेंड ने सोचा कि चलो हम क्यों ना जूस पी लेते हैं। तो G से यहाँ पे जर्मनी, ठीक है, G से जर्मनी है। F से फ्रांस है, सॉरी। J से जापान है। U से USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। I से इटली है। C से कनाडा पंजाब में लोग कनाडा नहीं बोलते, कनाडा बोलते हैं। कनाडा जाएगा हमारा लड़का, ठीक है। इंग्लैंड,
कौन कौन है पंजाब से? और पंजाब से एक अभी रिजल्ट आने दीजिए, हैं टॉपर एक उनके आई थिंक 340 प्लस ही मार्क्स बन रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली टॉप 80 में आपको देखने को मिलेंगे। खैर, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, तो ये कंट्रीज़ हमारी इसकी मेंबर है G7 का। और G7 की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका इन द ईयर 1973, 1973। और G20 वाला इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना, बिकॉज आपको पता है कि G20 हमने इस बार वाला होस्ट किया है। अगला वाला जो नेक्स्ट G20 है वो कौन होस्ट करेगा, जल्दी से कमेंट में आप बताएंगे। इस बार की G20 की हमारी थीम क्या थी? थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी होल वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम, होल अर्थ इज अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमने किस उपनिषद से लिया था, जरा ये बताएंगे कमेंट में। ये मैंने आपको ये भी बता रखा नहीं, अभी तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी, लेकिन जो दिल्ली पुलिस वाले जो मॉर्निंग में लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें मैंने बताया था ये कि वसुधैव कुटुंबकम को हमने लिया है महाउपनिषद से, ठीक है, महा उपनिषद से लिया है। और नेक्स्ट वाला होस्ट करेगा ब्राज़ील, ठीक, लूला डा सिल्वा, हाँ लूला जी लालू जी के भाई है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारे होते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे ख़त्म हो गए। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चंस भाई खुल जाओ सिम सिम। चलो देखो, बैटरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, चार्जिंग में लगा देते हैं रुको इसको। करो क्वेश्चन ये वाला। चलो, तो यह पहला क्वेश्चन क्या है? गट से क्वेश्चन करो जल्दी से। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1948 विद डैश कंट्रीज एज। बताओ, पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं, सीधे आंसर मारो, आगे बढ़ो। क्लास की पीपीटी जिन लोगों ने बैच में एनरोल कर रखा है उनको मिलेगी। अब मुझे पता है तुम कहोगे भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ, भेदभाव नहीं, आपके साथ हम फेवर कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास को लाइव करके, बिकॉज ये बैच की वीडियोस हैं। तो पीपीटी इसके मतलब ये तो पीपीटी तो मिलेगी, प्लस नोट्स भी बाकायदा मिलेंगे। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है जो लोग बैच में हैं, ठीक है। तो आप नोट्स मत बनाइएगा, आपको मिल जाएंगे, बिकॉज जैसे सब सारे लेक्चर्स के आपको मिले हैं। आंसर 23, ऑप्शन नंबर बी। और जो लोग बैच चाह रहे हैं कि लेंगे और नए बैच का वेट कर रहे हैं तो अभी मत फिर लेना, अगर लेना चाह रहे हो तो, है ना। अगर रिकॉर्डेड लेना है तो अभी वाला करंट वाला रनिंग वाला ले सकते हो, बाकी अगर आपको लाइव लेना है तो अभी रुक जाओ। 14 तारीख वाले अनाउंसमेंट को सुन लेना। 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रंस डे होता है, डायबिटीज़ डे होता है और स्पेशल अनाउंसमेंट होता है उस दिन, ठीक है। तो स्पेशल अनाउंसमेंट होगा, वहाँ पे स्पेशल अनाउंसमेंट में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होगा, है ना। डैश वॉज स्टैब्लिश्ड 1948 विद 23 कंट्रीज़। देख सकते हैं MTS 2022, पिछला वाला किसमें पूछा गया था? CPO 2022, है ना। तो ये हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? गट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1948। Which organization was created in 1988 by the WMO, World Meteorological Organization, and UNEP, that is United Nations Environment Program, to assess the science related to climate change? बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्रिएट हुआ था, जिसको क्रिएट किया था WMO और UNEP ने। वही UNEP जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केन्या, है ना, नेहरू केन्या में है। अब अगर हम बात करें वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। In which year did India become a signatory to the CITES Convention on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and Flora? CITES जिसको कि UNEP ने क्रिएट किया था, IUCN की कॉन्फ्रेंस में ये आपका क्रिएट हुआ था। और इंडिया इसका जो है, इंडिया इसका मेंबर बना था 42nd अमेंडमेंट जब हमने किया था 1976 में, ठीक, इस तरह से याद कर लीजिए। साउथ एशियन और नोट्स जो बना रहे हैं प्लीज़ नोट्स में वहीं पे छोटा इसको ऐड करेंगे कि इंडिया कब बना सिग्नेटरी, है ना। सार्क चार्टर एट द फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ? इन द ईयर 1985। तो मैंने को बताया कि पहला समिट सार्क का कहाँ पे हुआ? ढाका बांग्लादेश में हुआ। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, ठीक। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? देखिए ये हॉकी वाले फेडरेशन, हॉकी, फीफा, ये सब हम लोग स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में करेंगे। तो वैसे अगर देख लेते हैं यहाँ पे हॉकी का कहाँ पे है? हॉकी का है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। नेपाल और भूटान में तो होंगे नहीं, है ना। लोसाने, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी क्या है? हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और स्विट्ज़रलैंड में ही हेडक्वार्टर है किसका?
चलो वहाँ पे नोट्स जो बना रहे हैं वो उस चीज़ को नोट करना। IUCN जो होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, इस चीज़ को वहाँ पे नोट करिएगा। और जो फीफा है, मैं इसको मत नोट करना बिकॉज वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले में देख लेंगे, मतलब जब स्पोर्ट्स वाले देखेंगे। तो इसका हेड क्वार्टर ज्यूरिच में है। ऐसे याद करो कि रिच लोग फीफा खेलते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड? विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया, जापान, सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड? मलेशिया सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंसेड, कॉर्नल यूनिवर्सिटी, वीपो दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, UNDP या फिर WTO? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ये वीपो जो है, इन दोनों के साथ मिलकर निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अब वर्ल्ड शुरू में है, ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा जरा बताओ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन सिचुएटेड? टेबल टेनिस का फेडरेशन कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज ITTF का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ऑप्शन है आपके जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड या फिर स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लौसाने में ही इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आपका किसका है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, और आपका इसका हॉकी का भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर रैटिफाइंग द UN चार्टर इन? तो इंडिया ने UN चार्टर को कब रैटिफाई किया था, ये आपसे पूछ रहा है। सर WF का हेडक्वार्टर, WF का मैंने नहीं लिखवाया था क्या? चलो इसका भी नोट कर लो। हाँ, इसका तो मैंने नहीं लिखवाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ इसको नोट्स में ऐड करेंगे वहाँ पे कि इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में भी इसका भी है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में IUCN, कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में WF का, लौसाने स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हॉकी का, और ठीक है, और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में तो इतने सारे हमने देखा है। और ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में किसका है? ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है आपका फीफा का, और बासेल स्विट्ज़रलैंड में है इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन। तो स्विट्ज़रलैंड भरा पड़ा है, ठेका ले रखा है स्विट्ज़रलैंड ने सबका हेडक्वार्टर क्रिएट करने का, है ना। इंडिया ये हो गया ना, इंडिया। इसका आंसर होगा आपका इंडिया ने कब रेटिफाई किया था? अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर सी। 1945 में तो किया था, लेकिन किस मंथ में? अक्टूबर में। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो खाना हम कहाँ पे खा रहे थे? फूड कहाँ खा रहे थे? फूड हम खा रहे थे रोम, इटली में, है ना। चलिए, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैव? UNSC में कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं? ये आपका MTS में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। तो 5 परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट हमने याद किए थे, किस तरह से जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हमारे, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर को हर 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंडिया 8 बार मेंबर बन चुका है, लेटेस्ट टाइम 2021 में बना था, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच? अब देखो मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रहा था लेकिन भूल गया बताना तुम्हें, है ना। चलो अभी देख लेंगे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये आपका ह्यूमन राइट से संबंधित है। बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन राइट से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which country houses the headquarter of the intergovernmental organization, the International Bureau of Weights and Measures? तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछ रहा। ऑप्शंस है आपके ऑस्ट्रिया, सर बता तो दिया अभी पीछे, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ, क्या पूछा था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। स्विट्जरलैंड में तो नहीं है ना, सेवरेस में पड़ता है ये, सेवरेस फ्रांस में, ठीक है। सेवरेस जगह पड़ती है फ्रांस में। रुको यार जरा थोड़ा सा पानी पीते हैं, काफ़ी गले में दिक्कतें हो रही हैं।
इस टाइम कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है ना, नाक जाम, गला जाम। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ बेसिक ग्रुप। देखिए बेसिक ग्रुप जो हम लोग लास्ट में चर्चा कर रहे थे उसी से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन मेंबर नहीं है। बड़ा अजीब सा लग रहा है गले में, जैसे अभी खांसी अब हो ही जाएगी। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका भी, इंडिया भी, ब्राज़ील भी, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द यूएनओ वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 विद डेलीगेट्स फ्रॉम। तो डेलीगेट्स कितने कंट्री से थे? 50 कर लो चाहे 51 कर लो, बात एक ही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। ट्रिम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रिम्स। तो ट्रिम्स, ये क्वेश्चन स्किप कर दो बिकॉज एसएससी में भी नहीं पूछा है। वैसे आंसर तो इसका, रुको देख लेना एक बार, आंसर इसका सी होगा। दोनों ही सही है, लेकिन आपको इसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। वैसे है क्या ये फुल फॉर्म अगर पूछ ले कभी तो? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसका फुल फॉर्म है। 18th हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ पे है? यूनेस्को का सब जानते हैं, पेरिस, फ्रांस। कहाँ है पेरिस? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका यूएन का, यूनिसेफ का। इन विच कंट्री? बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं बस। अगर मैं 4 क्वेश्चन से ज़्यादा करवाऊँ तुमको, ठीक है, तो फिर तुम मत रुकना, भाग जाना तुम दौड़ लगा के। ठीक, 2 पैग लगा लो सर गुनगुने पानी से। अच्छा अप्पू सिंह। इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस? तो वर्ल्ड बैंक का तो वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि 1966 में क्रिएट हुआ था, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर। ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो अगर कोई भी इंटरनेशनल से शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, वर्ल्ड पे खत्म हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, बस शुरू हो रहा है वर्ल्ड से शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, तो आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा। एक्सेप्ट वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जरा बताएंगे कमेंट में, वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WMO का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विच इज़ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही मैच है? सर ये क्लास प्राइवेट मत करना, नहीं अब तो करेंगे ये क्लास। ठीक है, रात भर रहेगी। ठीक है, रात भर या तो तुम वो कर लो या फिर तुम क्लास देख लो। वो से मेरा मतलब है सेल्फ स्टडी, या तो तुम सेल्फ स्टडी कर लो या फिर ये लेक्चर देख लो। ठीक है, रात भर का तुम्हारे पास अवसर है। वैसे तो आधे घंटे तक ही रहता है, लेकिन रात भर मैं इसको पब्लिक ही रखूँगा। ठीक है, यूनेस्को में हमें पता है पेरिस फ्रांस में, जिनेवा में नहीं है इसका। IMF का पेरिस में नहीं, IMF का हमें पता है वाशिंगटन DC में। ILO, ठीक है, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेडो का होगा वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, चलो। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड। सर आपका 2024 सीजन के लिए बैच कब आएगा? देखिए एक तो रनिंग कर रहा है, ठीक है, रन कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, हिस्ट्री बची है। ठीक है, और अगले वाले के रिगार्डिंग आपको 14 नवंबर को अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग कंप्लीट जीके की स्ट्रैटेजी सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो लोग भी एसएससी के एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मुझे पता है मेनली लोग सीजीएल के हैं, बट CHSL के भी काफ़ी लोग हैं, स्टेनो के बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे इस चैनल पे, MTS में भी, CPO, सारे की हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूएनओ कि अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट करता है, मैंने आपको बताया था जो जनरल असेंबली वो अपॉइंट करती है। ठीक है, कौन है भी सेक्रेटरी जनरल? अंटोनियो गुटेरेस है। खत्म हो गया। अब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी करंट बैच जो है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसमें आप, अगर आपको चाहिए कि रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए और रिकॉर्डेड से हम अपने स्पीड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो आपके लिए बेटर है। बाकी अगर आपको लाइव करना है तो वेट फॉर 14 नवंबर अनाउंस, वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अलविदा सभी को। और छोटी दिवाली की क्या बोले, हैप्पी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली आपकी बहुत अच्छी हो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, और धन्यवाद। ठीक है, और किसी कोई इच्छाएं वगैरह तो नहीं है? बिहार SSC का यार बहुत लोग तुम पूछते रहते हो, तुम आप में से काफ़ी लोग भेजते रहते हैं
व्हाट्सएप पे भी। तो देखो यार, बिहार एसएससी का ऐसा है ना, बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, जो भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी इक्वली हेल्पफुल है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं अलग से कोई बैच बनाऊंगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। ठीक है, मैं बनाने को बना सकता हूँ बिहार एसएससी का अलग से, और उसमें तिकड़म बिठा के कुछ बैच बना दूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा अलग से नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अभी बहुत लोग ऐसे पूछा करते थे सर डीडीए के लिए जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं वो हेल्पफुल है कि नहीं, ईपीएफओ के लिए फोड़ के आए ना लोग, मैंने स्क्रीनशॉट इसी वजह से शेयर किए थे, ये दिखाने के लिए आपको कि देखो हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे, जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उससे सारे एग्जाम आपके टैकल होंगे। एसएससी सीजीएल मैंने पहले दिन बात बोली थी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किए थे, एसएससी सीजीएल और उससे नीचे जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि लोग ऊपर के एग्ज़ाम भी फोड़ के आए हैं, वेस्ट बंगाल पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ये भी लोग एग्ज़ाम फोड़ के आए हैं। अभी आने दीजिए यूपी पीसीएस के द्वारा जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें भी आप देखिए कितना तो मचेगा। सीडीएस में मच चुका है। ठीक है, तो वो मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूँ, बिकॉज यूपीएससी ने जिस दिन लेवल बढ़ा दिया, तो लेकिन जिस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ तो फिर लेता हूँ। बाकी तो आप पीसीएस लेवल का भी क्वेश्चन इनसे हल कर पाओगे, जो हम लोगों ने जितना पॉलिटी और जिस लेवल की ज्योग्राफी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं पढ़ा, कम भी नहीं पढ़ा, टू दी पॉइंट चीज़ें करी हैं। राइट, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल।